Good morning, all of you. Myself, Yogesh Kumar Yadav, and today we are going to start a new chapter of history, that is writing and the city life. Writing and the city life, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हमें स्टडी करना है एक सिटी के बारे में, जो आपकी बहुत ही एंशिएंट सिटी थी, मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी सिटी थी। और इसके अंदर हमें देखना है कि उस सिटी में राइटिंग का डेवलपमेंट कैसे होता है। देखिए, सिटी जो होती है, सिटी की लाइफ काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, उसमें कई सारे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाती हैं, तो उन लोगों को राइटिंग की जरूरत पड़ती है। तो इस चैप्टर के अंदर हमें देखना है कि उस सिटी में ऐसा क्या हुआ था कि वहाँ पर राइटिंग की जरूरत पड़ी। ओके, और राइटिंग का डेवलपमेंट यहाँ पे होता है। इस चैप्टर के अंदर हमें स्टडी करना है एक एंशिएंट सिटी के बारे में, जिसका नाम था मेसोपोटामिया। ओके, आपने इस नाम को जरूर सुना होगा। मेसोपोटामिया जो वर्ड है, ये वर्ड टू ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, टू ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ओके, वो कौन कौन से हैं? पहला है इसके अंदर मेसोस एंड सेकंड है इसके अंदर पोटामस। मेसोस का मतलब होता है मिडल एंड पोटामस का मतलब होता है रिवर। यानी कि मेसोपोटामिया एक ऐसी प्लेस हो गया, ऐसी सिटी हो गई जो टू रिवर के बीच में आती थी। और वो रिवर कौन कौन सी थी? एक तो थी जो फर्स्ट रिवर थी, उसका नाम था यूफ्राट रिवर, एंड सेकंड थी उसका नाम था टिग्रिस रिवर। ओके, तो यानी कि दो नदियां हैं, एक का नाम क्या है यूफ्राट रिवर एंड सेकंड का नाम क्या टिग्रिस रिवर। उनके बीच की जो प्लेस है, वो प्लेस कौन सी है? मेसोपोटामिया। आज की करंट लोकेशन देखी जाए तो ये प्लेस कहाँ पर मिलेगी आपको? तो ये प्लेस मिलेगी आपको इराक के अंदर। ओके, मेसोपोटामिया जो सिटी थी, मैंने बताया आपको, एक एंशिएंट सिटी थी। तो ये कितनी पुरानी थी? आज से अगर कैलकुलेशन की जाए तो लगभग ये 4000 से लेकर 5000 BC इतनी पुरानी सिटी है। ओके, इसके बारे में हमें यहाँ पर स्टडी करना है। मेसोपोटामिया जो सिटी थी वो किसके लिए फेमस थी? तो देखते हैं कि ये सिटी जो है किसके लिए फेमस है। तो एक तो ये सिटी लाइफ के लिए फेमस है, वहाँ पर जो शहरी जीवन था उसके लिए फेमस है। सेकंड, लिटरेचर के लिए फेमस है, एंड एस्ट्रोनॉमी के लिए फेमस है, और मैथमेटिक्स के लिए फेमस है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि उस समय यानी कि लगभग 5000 साल पहले भी उस प्लेस में, यानी कि मेसोपोटामिया में सिटी लाइफ होती थी, और जो काफ़ी प्रॉस्पेरस होती थी। सिटी लाइफ कैसी इनकी? प्रॉस्पेरस। ठीक है। दूसरी चीज़, वहाँ पर जो लिटरेचर पाया गया, वो लिटरेचर मीन्स किताब जो लिखी गई उस टाइम पर, वो भी काफ़ी संख्या में लिखी गई। ओके, इसी तरह से एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या है कि खगोल शास्त्र, एंड मैथमेटिक्स खगोल शास्त्र, और गणित, मैथमेटिक्स मतलब गणित, इन चीज़ों में भी वो लोग काफ़ी ज़्यादा आगे थे। और हम बात कर रहे हैं लगभग 5000 साल पहले की। तो यानी कि उस टाइम पर भी लोग मैथ के बारे में और लिटरेचर के बारे में एंड एस्ट्रोनॉमी के बारे में बहुत कुछ जानते थे। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सिटी मानी जा सकती है कि इनकी इस सिटी के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। मैथ के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, लिटरेचर के बारे में, ये हर तरह से कह सकते हो कि बहुत आगे थे। अब हम देखते हैं जो मेसोपोटामिया जो सिटी थी उस पर किस किस डायनेस्टी ने रूल किया। तो मेसोपोटामिया की जो सिटी है उसका जो साउदर्न पार्ट है, ठीक है, उसे बोलते थे हम लोग सुमेर। ओके, सुमेर क्यों बोलते थे? क्योंकि उस जगह पर जिस डायनेस्टी ने रूल किया था उसका नाम था सुमेरियन। ओके, अगर आपसे कोई पूछता है कि मेसोपोटामिया की साउथ वाले पार्ट का नाम क्या था, तो आपका आंसर होगा सुमेर नाम था। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे पुरानी सिविलाइजेशन या सबसे पुरानी डायनेस्टी कौन सी थी, तो आपका आंसर होगा सुमेरियन डायनेस्टी सबसे पुरानी थी। ठीक है, और जो हम बात कर रहे हैं मेसोपोटामिया के साउथ वाले पार्ट की। ओके, इसके बाद जो डायनेस्टी आती है
इसके बाद जो डायनेस्टी आती है उसका नाम था अक्केडियन डायनेस्टी, और उस प्लेस को बोला गया अक्कड़। ठीक है, क्या बोला गया? अक्कड़। यानी कि सुमेर जो प्लेस था उसको किसने रिप्लेस कर दिया? अक्कड़ ने रिप्लेस कर दिया। सुमेरियन डायनेस्टी को किसने रिप्लेस कर दिया? अक्केडियन डायनेस्टी ने रिप्लेस कर दिया। इन दोनों की बाद जो डायनेस्टी आती है उसे हम बोलते हैं बेबीलोनियन। ओके, और उस प्लेस का नाम क्या होगा? बेबीलोनिया। ठीक, तो आपने 3 डायनेस्टी देखी, 3 प्लेस देखे। ओके, सबसे पहला प्लेस जो बोला गया उसका नाम क्या था? सुमेर। सुमेर को रिप्लेस कर दिया किसने? अक्कड़ ने, और अक्कड़ को रिप्लेस कर दिया किसने? बेबीलोनिया ने। ओके, तो यानी सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट सिटी थी उसका नाम क्या था? सुमेर। फिर जो इंपॉर्टेंस बढ़ी, किस सिटी की बढ़ी? उसका नाम था अक्कड़। फिर लास्ट में देखा जाता है तो वहां पर एक प्लेस था, उसका नाम था बेबीलोनिया। उसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है ना। ऐसे तो हुआ सिटी का डेवलपमेंट। तो ये तो पार्ट हो गए आपके साउथ के। अब देखते हैं कि नॉर्थ वाले पार्ट में क्या था। नॉर्थ वाले पार्ट में असेरियन डायनेस्टी ने रूल किया और उस एरिया को बोला गया असेरिया। ठीक है, अब देखते हैं इनका टाइम पीरियड। सुमेरियन डायनेस्टी जो थी वो लगभग 3500 BC के आसपास थी। ठीक है, लगभग 3500 वर्ष पूर्व। ओके, इसका जो टाइम पीरियड होगा वो लगभग 2300 BC के आसपास। एंड बेबीलोनियन डायनेस्टी जो थी एंड बेबीलोनियन जो सिटी थी उसका टाइम पीरियड कितना होगा? 2000 BC के आसपास। एंड असेरियन डायनेस्टी या फिर असेरिया का टाइम पीरियड जो था वो कितना था? 1100 BC के आसपास। ओके, कंफ्यूज मत होइए, मैंने आपको बताया कि जो सबसे पहली सिटी जो डेवलप हुई थी, सबसे पुरानी जो सिटी है, इनमें से सबसे पुरानी सिटी कौन सी है? तो आपका आंसर है सुमेर, है ना। अब उसका नाम सुमेर क्यों पड़ा था? क्योंकि वहां सुमेरियन डायनेस्टी ने रूल किया था। ओके, उसके बाद में जो सिटी डेवलप हुई उसका नाम था अक्कड़। अक्कड़ नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पर अक्केडियन डायनेस्टी थी। ठीक है, फिर उसके बाद में एक सिटी थी जिसकी इंपोर्टेंस काफी बढ़ती जाती है और उसका नाम था बेबीलोनिया। और इसका नाम बेबीलोनिया क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पर बेबीलोनियन डायनेस्टी थी। ओके, इसी तरह से नॉर्थ में एक सिटी थी, इसका नाम था असेरिया, और उसका नाम असेरिया क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पर असेरियन डायनेस्टी ने रूल किया था। ओके, और मैंने आपको उनका टाइम पीरियड बताया। अब देखते हैं कि इनकी लैंग्वेज कौन कौन सी थी। जो सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, ध्यान सुनो, सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज जो है वो कौन सी होगी? सुमेर, यहाँ पे सिटी है, सुमेरियन लोग रहते हैं, तो यहाँ पर जो सबसे पुरानी लैंग्वेज जो होगी उसका नाम क्या होगा? सुमेरियन लैंग्वेज। ओके, सुमेरियन लैंग्वेज। सबसे पुरानी सिटी सुमेर, सबसे पुरानी लैंग्वेज सुमेरियन लैंग्वेज। ओके, इसकी बाद में जो लैंग्वेज डेवलप हुई, यानी कि सुमेरियन लैंग्वेज को किसने रिप्लेस किया? तो आपका आंसर होगा अक्केडियन लैंग्वेज ने रिप्लेस किया। तो दूसरे नंबर पर जो लैंग्वेज आएगी उसका नाम क्या था? अक्केडियन लैंग्वेज। अक्केडियन लैंग्वेज ने सुमेरियन लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी थी, तो आपका आंसर होगा सुमेरियन लैंग्वेज थी। सुमेरियन लैंग्वेज को किसने रिप्लेस किया? तो आपका आंसर होगा अक्केडियन लैंग्वेज ने रिप्लेस किया। ओके, फिर क्या होता है? इन दोनों लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया एरामाइक लैंग्वेज ने। ओके, और जो लैंग्वेज अभी भी किसी किसी पार्ट में इराक में अभी भी बोली जाती है। ओके, तो आपने देखा सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी थी? सुमेरियन लैंग्वेज। ओके, उसके बाद जो लैंग्वेज आती है उसका नाम क्या था? अक्केडियन लैंग्वेज। और फिर इन दोनों को रिप्लेस किसने किया? अरामाइक लैंग्वेज ने। अरामाइक लैंग्वेज ने इनको रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से आपने देखा कि वहां पर कौन सी सिटी पुरानी थी, कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया, एंड उसके बाद आपने देखा कौन कौन सी लैंग्वेज वहां पर बोली जाती थी।
अब हम देखेंगे जो मेसोपोटामिया जो सिटी थी उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई। ओके, उसके सोर्सेस क्या थे। तो अब हम बात करेंगे सोर्सेस के बारे में जिससे मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो मेसोपोटामिया की जो सिटी थी उस सिटी का एक्सकेवेशन यानी कि उत्खनन कार्य, ठीक है, जो शुरू हुआ था वो 1840s में शुरू हो गया था। मेसोपोटामिया की 2 सिटी थी जिसका नाम था उरुक एंड मारी। जो मेसोपोटामिया की 2 सिटी हैं उरुक एंड मारी। यहाँ पर जो एक्सकेवेशन का काम शुरू हुआ वो काफी ईयर्स तक चलता रहा, आप कह सकते हो डिकेड्स तक चलता रहा। डिकेड का मतलब होता है ये टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, तो यानी कि 10 साल से भी अधिक, 20 साल से भी अधिक इन 2 सिटीज में वो लोग एक्सकेवेशन का काम करते रहे। इसका मतलब क्या है, उस एरिया की खुदाई करना और वहां से कुछ प्राचीन चीजों को निकालना। जब उस एरिया को खोदेंगे तो उसमें जो सबूत मिलेंगे हमको, चाहे वो आपकी बिल्डिंग्स हों, स्टैचूज हों, जो भी चीज पुरानी जो मिलती है, और वो कब मिलेगी, जब हम उस एरिया की खुदाई करेंगे तब, ठीक है। तो सोर्सेस कौन कौन से प्राप्त हुए, जब उन एरिया को खोदा गया तो उस एरिया से हमें बड़ी संख्या में बिल्डिंग्स प्राप्त हुई। ओके, इसके बाद हमें स्टैचूज प्राप्त हुए, टूल्स प्राप्त हुए, हमें उस एरिया से हमें बहुत सारे टूल्स भी प्राप्त हुए, सील्स भी हमें प्राप्त हुई हैं। ओके, इसी तरह से हमें रिटर्न डॉक्यूमेंट भी प्राप्त होते हैं। जब इतनी बड़ी संख्या में हमें चीज प्राप्त हुई, बिल्डिंग्स हमें मिलती हैं, स्टैचू प्राप्त होते हैं, रिटर्न डॉक्यूमेंट प्राप्त होते हैं, टूल्स मिलते हैं, सील्स मिलती हैं, तो इन सब चीज़ों को कंपाइल किया गया। कंपाइल करने के बाद में हमने इसको एक हिस्ट्री का रूप दिया और हमारे सामने आज मेसोपोटामिया की कहानी सामने आ गई है ना। तो जो चीज़ हमें प्राप्त हुई उसको हमने सिस्टमेटिक तरीके से लगाया और हमने उसको एक हिस्ट्री का नाम दिया। ओके, तो इस तरह से हमें प्राप्त होती है जानकारी किसके बारे में, मेसोपोटामिया सिटी के बारे में। अब हम देखते हैं मेसोपोटामिया की ज्योग्राफिकल कंडीशन और उसकी लोकेशन। ओके, यहाँ पर एक मैप बना हुआ है। ओके, और इस मैप में आप देख सकते हैं कि जो रिवर जो आप देख रहे हैं जो वाली, इसका नाम क्या है, टिग्रिस रिवर, ठीक है। इसी तरह से जो वाली रिवर जो आप देख रहे हैं इसका नाम है जो वाली रिवर, ठीक है, क्या नाम है इसका, यूफ्राट रिवर। और आपने स्टार्टिंग के अंदर स्टडी किया था कि मेसोपोटामिया जो सिटी थी वो 2 रिवर के बीच में थी, उनके नाम क्या थे, टिग्रिस रिवर एंड यूफ्राट रिवर। तो इनके बीच की प्लेस कौन सी प्लेस होगी, मेसोपोटामिया की प्लेस होगी। अब हम देखते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। ओके, जब मैप स्टडी करने के लिए हमने इसको बनाया नॉर्थ डायरेक्शन, है ना, तो हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो नॉर्थ, यहाँ पर जो नॉर्थ हो जाएगा, एंड द साउथ, और इधर ईस्ट, एंड इधर वेस्ट। तो मेसोपोटामिया जो सिटी थी उसका नॉर्थ ईस्ट पार्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हो गया, देखिए जो आपका नॉर्थ है इधर, और जो साउथ है, और जो आपका ईस्ट है, और जो वेस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट का मतलब क्या हुआ, नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाला पार्ट, जो नॉर्थ और जो ईस्ट यानी कि ये वाला पार्ट, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक माउंटेन की चेन पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में माउंटेन्स हैं, और इस एरिया में बारिश भी अच्छी होती है, क्यों, माउंटेन्स है। इस एरिया में पेड़ पौधे भी अधिक हैं, और यहाँ पर खेती भी डेवलप हुई। खेती डेवलप क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बारिश अच्छी होती है, और यहाँ पर कई सारे वाटरफॉल्स भी निकलते हैं, कहाँ से, माउंटेन से। ओके, तो जो पार्ट हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट पार्ट। नॉर्थ ईस्ट पार्ट में माउंटेन्स हैं, यहाँ पर कई सारे झरने भी हैं, और यहाँ पर खेती करने के लिए काफ़ी अच्छी ज़मीन भी है, तो लोग यहाँ पर खेती करते हैं। सबसे पहले खेती कहाँ पर की गई थी, इसी एरिया में की गई थी।
अब जो इसका नॉर्थ पार्ट है, नॉर्थ पार्ट में एक घास का मैदान पाया जाता था और उसे हम कहते थे स्टेपी। आपने क्लास 6 के अंदर ग्रास लैंड के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि आपने स्टडी किया होगा पेरी के बारे में, है ना, वेल्ड के बारे में। उसी तरह से स्टेपी भी एक क्या है, ग्रास का जमीन है, ठीक है, घास का मैदान है। और यहाँ पे क्या होता है कि इस एरिया में जो लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो भेड़ बकरी पालते हैं। इट मीन्स वो लोग खेती पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होते, वो लोग अपनी भेड़ बकरी पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं। ओके, इस एरिया में जब सर्दियों के टाइम बीत जाता है तो थोड़ी बहुत जो बारिश होती है तो क्या होता है, उस एरिया में जो ग्रास है वो बड़ी बड़ी हो जाती है। तो जो आपकी भेड़ बकरी जो है उस ग्रास को खाती हैं और उनका पेट भर जाता है, इस तरह से उनका जीवन वहाँ पे चल जाता है ना। इस एरिया में जो मेन ऑक्यूपेशन है वो कौन सा है, भेड़ बकरी को पालना। ओके, इसके बाद में आपने देखा कि जो रिवर जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन से निकलकर नीचे की ओर बहती हुई साउथ की ओर जाती हैं, दोनों रिवर, है ना। और ये काफी बड़ी बड़ी रिवर्स हैं जो साउथ की ओर फ्लो करती हैं। तो साउथ में क्या है, इस एरिया में, यहाँ पर इस एरिया में डेजर्ट पाया जाता है और ये रिवर जो है डेजर्ट में फ्लो करती हुई जाती हैं। तो डेजर्ट ही वो प्लेस है जहाँ पर सिटी का डेवलपमेंट सबसे पहले होता है। और डेजर्ट तो जरूर है वहाँ पर, लेकिन वो डेजर्ट जो है रहने के लिए सूटेबल है। क्यों? क्योंकि जो नदी यहाँ से निकलती हैं दोनों रिवर्स, वो दोनों रिवर इस एरिया से फ्लो करती हुई जाती हैं, तो वहाँ पानी की कमी नहीं है और वो लोग वहाँ पर अपना एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका साउथर्न पार्ट जो डेजर्ट है। और जो आपने स्टडी किया था कि नॉर्थ पार्ट था उसे हम बोलते थे असेरिया, है ना, और जो साउथ पार्ट था उसे हम बोलते थे बेबीलोन या बेबीलोनिया, है ना। तो ये बेबीलोनिया जो है साउथ की सिटी है और असेरिया जो है वो नॉर्थ की सिटी है। अब देखिए ईस्ट पार्ट में, तो ईस्ट पार्ट में आप देख रहे हैं कि जो छोटी छोटी सी नदी दिख रही है, आप जो वाली नदी, ये नदियां आप देख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदियां। इट मीन्स ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या हुआ, ऐसी रिवर जो मेन रिवर से आकर जॉइंट हो जाती है उसे हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। देखिए जो आपकी एक मेन रिवर है ना, और इस रिवर में कोई छोटी सी नदी आकर ऐड हो गई तो उसे हम बोलेंगे ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, कोई छोटी सी नदी आकर बड़ी नदी मिल जाती है तो उसे हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका, ये आपका मेन रिवर है, फॉर एग्जाम्पल गंगा रिवर है, और गंगा रिवर में आकर यमुना रिवर ऐड हो गई तो यमुना रिवर जो है क्या है, ट्रिब्यूटरी है, किसकी, गंगा रिवर की। ओके, तो यहाँ पर कई सारी ट्रिब्यूटरी आप देख सकते हैं जो ईस्ट की ओर फ्लो करती हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर वो लोग अपना सामान जो गुड्स वगैरह जो होते हैं उसको इजीली यहाँ से दूसरी जगह पर सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। और उन्हें ट्रांसपोर्ट कौन प्रोवाइड कराएगा, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराएगा उनको वाटर। और किसका वाटर, तो ट्रिब्यूटरीज का वाटर, जो किसकी ट्रिब्यूटरीज है, टिग्रिस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। ओके, तो इन नदियों के माध्यम से वो एक जगह से दूसरी जगह अपना व्यापार करते थे। मैंने आपको बताया कि साउथ वाला जो पार्ट था वहां पर क्या था, डेजर्ट था। डेजर्ट होने के बावजूद भी वहां पर जो लाइफ थी वो पॉसिबल थी। क्यों? क्योंकि वहां पर दो रिवर्स फ्लो करती थी, इसका नाम था यूफ्रात रिवर एंड टिग्रिस रिवर। तो क्या है कि ये नदी जब इस एरिया से बहती हैं तो कई सारी स्मॉल स्मॉल पार्ट्स एंड डिवाइडर हो जाती हैं, है ना। तो दूसरी चीज, जो दोनों नदी नॉर्थ से बहती हुई साउथ की ओर जाती हैं, तो क्या है कि उन्होंने एक बहुत लंबा रास्ता तय किया हुआ है। तो अपने साथ में ये नदियां जो हैं सेडिमेंट्स भी लेके आती हैं। जब इन रिवर्स के अंदर बाढ़ आती है तो वो सेडिमेंट्स इस एरिया में वो डिपॉजिट कर देती हैं, तो इससे क्या होता है कि वो एरिया जो है फर्टाइल हो जाता है। दूसरी बात, इन नदियों की वजह से उस एरिया को पानी भी मिल जाता है, तो वहां पर खेती पॉसिबल थी। इसी एरिया में, डेजर्ट वाले एरिया में सिटी सबसे पहले डेवलप हुई और यहीं पर सबसे पहले राइटिंग का डेवलपमेंट होता है। इस पॉइंट को आप याद रखना। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती थी। तो यहाँ पर जो क्रॉप्स ग्रो की जाती थी वो कौन कौन सी थी, एक तो वीट और बार्ले, पीस,
इस तरह से मेन क्रॉप्स को लोग ग्रो करते थे। ओके, जो लोग फार्मिंग करते थे वो कौन कौन सी क्रॉप ग्रो करते थे? वीट, बार्ले, पीस। मेसोपोटामिया में सारे लोग एग्रीकल्चर करते थे, ये पॉसिबल नहीं है। जैसा आपने देखा था कुछ लोग वहां पर सीप एंड गोट भी पालते थे, है ना। सारे लोग खेती नहीं करते हैं, कुछ लोग सीप या फिर गोट भी पालते हैं, और ये कहाँ पालते थे? स्टेपी के मैदान में। अब भेड़ और बकरी जो है स्टेपी के मैदान में पाई जाती थी, तो क्या सिर्फ उसी एरिया में पाई जाती थी? नहीं, ऐसा नहीं है। जो इस तरफ जो माउंटेन्स थे, इस एरिया में भी एक तो भेड़ और बकरी दोनों चीजें यहाँ पर पाली जाती थी, है ना। तो इन सीप से और गोट से उन लोगों को बहुत सारे एडवांटेज प्राप्त होते थे। जैसे कि सीप से और गोट से उन्हें क्या मिलेगा? मिल्क मिलेगा, मीट मिलेगा एंड वूल मिलेगा। इस तरह से उन्हें बहुत सारी चीजें प्राप्त होती थी सीप से और गोट से। ये सारी चीजें किससे प्राप्त हो रही हैं? एनिमल्स से, है ना। फिर आपने देखा कि यहाँ पर 2 रिवर्स फ्लो करती थी, तो रिवर्स के अंदर उन्हें क्या प्राप्त होगा? फिश। तो यानी कि वहाँ फिश की कोई कमी नहीं थी। खेती भी करते हैं, जानवर भी पालते हैं, और वो लोग फिश भी प्राप्त करते हैं। किससे? नदियों से, है ना। अब जो गर्मी का टाइम जब आता है तो डेजर्ट के एरिया में बहुत सारे उनको डेट पाल्म, इट मीन्स खजूर के पेड़ प्राप्त होते थे, है ना। तो उनसे उन्हें क्या मिलेगा? उससे उनको खजूर प्राप्त होंगे। इन सब बातों से एक चीज प्रूव होती है कि उनकी लाइफ में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, ठीक है। वो खेती भी करते थे, एनिमल्स भी पालते थे, एनिमल्स से उनको मिल्क, मीट, वूल प्राप्त होती थी। इसके अलावा उनको फिश भी प्राप्त होती थी और फल भी प्राप्त उनको होते थे। इस तरह से उनकी लाइफ इजीली रन करती थी, स्मूथली रन करती थी। तो आज के इस वीडियो में आपने जाना कि मेसोपोटामिया के बारे में हमें जानकारी कैसे प्राप्त हुई और उसकी करंट लोकेशन क्या है। इसके साथ साथ आपने देखा कि मेसोपोटामिया के लोग किस तरह से अपनी लाइफ को व्यतीत करते थे, उनकी मेन ऑक्यूपेशन क्या थे। आपने इन सब चीज़ों को आज स्टडी किया है। आई होप आपको आज का ये टॉपिक्स में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।